Good morning, students. Today, in this video, we'll talk about Dr. APJ Abdul Kalam, our former president, and his vision for a developed India by 2020. His full name was Abul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam. Dr. Kalam was an Indian aerospace scientist and politician who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. He spent the next 4 decades as a scientist and a science administrator, mainly at the Defense Research and Development Organization, yani DRDO, and Indian Space Research Organization, yani ISRO. He was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. और इसी वजह से he came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also played a pivotal organizational, technical, and political role in India's Pokhran second nuclear tests in 1998, the first since the original nuclear test by India in 1974. डॉक्टर कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को संभाला, उसमें काम किया। वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया था और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी ये शामिल रहे थे। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। He was felicitated with the Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, and then received India's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1997. He is also known for a humble and respectful attitude towards people, and therefore he was called the People's President. After the end of his tenure as President of the country in 2007, he went back to delivering lectures to students and writing. भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी थे। राष्ट्रपति के तौर पे अपना टेन्योर पूरा करने के बाद में वो वापस एज ए टीचर स्टूडेंट से जुड़े, उन्हें लेक्चर्स देने लगे और राइटिंग में अपने आप को फिर से उन्होंने बिजी किया। And he passed away after suffering a cardiac arrest while delivering a lecture at Indian Institute of Management, Shillong on July 27, 2015. And he was buried in his hometown Rameshwaram with full state honors. डॉक्टर कलाम ने डीआरडीओ में एक छोटा हॉवरक्राफ्ट डिज़ाइन करके अपने करियर की शुरुआत की थी और करियर की शुरुआत में ही उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी तैयार किया था। 1965 में डीआरडीओ में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से एज ए फ्रीलांसर काम शुरू किया था और डीआरडीओ में वो अपने काम से बहुत संतुष्ट नहीं थे और 1969 में जब इसरो में उनके ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स मिले तो वो बहुत खुश हुए। वहाँ उन्होंने एसएलवी 3 की परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया। जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। 1980 के दशक की शुरुआत में ही
DRDO द्वारा प्रबंधित भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया था और डॉक्टर कलाम को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया और इसलिए वो IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DRDO में वापस लौट आए थे। यह परियोजना 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल, आपने नाम सुना होगा पृथ्वी मिसाइल, और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइल्स के निर्माण करने में काफ़ी सफल साबित हुई ये इनकी परियोजना। और उनके इसी योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका इन्होंने निभाई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एज ए टेक्निकल एंड पॉलिटिकल। इनकी जो रोल रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, इन 1998 में उन्होंने एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सोमा राजू, उनके साथ मिलकर एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी। जो हार्ट की ब्लॉकेज जिनको होती है उसमें स्टेंट डलते हैं, उसमें उन्होंने डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर काम किया था और बहुत ही कम कीमत पर एक स्टेंट तैयार की थी और बाद में उसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया था। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों ने मिलकर, मतलब डॉक्टर कलाम ने और डॉक्टर सोमा राजू ने मिलकर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक टैबलेट पीसी भी डिजाइन किया था, जिसे फिर कलाम राजू टैबलेट का नाम दिया गया था। डॉक्टर कलाम एज ए राइटर भी बहुत फेमस रहे हैं। ये दीज आर सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर कलाम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, आपने सुना होगा, ये हिंदी वर्जन में अग्नि की उड़ान। देन इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, द साइंटिफिक इंडियन, अ 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, फोर्ज योर फ्यूचर, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, माई इंडिया, आइडियाज फॉर द फ्यूचर। इस लिस्ट के अलावा भी बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। And Dr. Kalam has received so many honors and awards like पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनका हमने जिक्र अभी किया है। इसके अलावा भी उन्हें 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन उन्हें मिला। He got वीर सावरकर अवार्ड इन 1998, रामानुजन अवार्ड इन 2000, किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल उन्हें मिला था, जो कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से उन्हें मिला था 2007 में। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की तरफ से उन्हें इंटरनेशनल वॉन कार्मन विंग्स अवार्ड मिला था 2009 में। एंड 2009 में ही हूवर मेडल उन्हें मिला था, और जो कि दिया गया था, कॉन्फर किया था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए ने। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यूएसए की तरफ से उन्हें 2011 में IEEE की ऑनरेरी मेंबरशिप मिली। एंड इन 2013 he received the Von Braun Award by National Space Society, which is an American international non-profit educational and scientific organization specializing in space advocacy. अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अबाउट विजन 2020, जो कि आपके बुक में विजन फॉर 2020 के नाम से दिया गया है। ये क्या था, विजन फॉर 2020 क्या था? एक्चुअली इट वाज इनिशियली a document prepared by the Technology Information Forecasting and Assessment Council, that is TIFAC of India's Department of Science and Technology, under the chairmanship of Dr. Kalam and a team of 500 experts. कि प्रारंभ में डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में एक 500 विशेषज्ञों की टीम बनी थी, जो कि भारत के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के तकनीकी सूचना भविष्यवाणी व मूल्यांकन परिषद के अंडर ये टीम थी। और ये जो विजन 2020 था, ये एक दस्तावेज था जो इस टीम ने तैयार किया था। इसमें जो प्लान बनाया गया था
It was further detailed in the book India 2020, A Vision for the New Millennium, which Dr. Kalam co-authored with Y.S. Rajan. ये जो योजना थी डॉक्टर कलाम व डॉक्टर Y.S. राजन के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में आगे विस्तार से दी गई है। ये जो निबंध है विजन फॉर 2020, ये भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कैसे किया जाए इसके ऊपर ये केंद्रित है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गति बढ़ाने तथा विकसित भारत के विजन को चरितार्थ करने के लिए एकीकृत कदम के लिए भारत की केंद्रीय सक्षमता, प्राकृतिक संसाधनों तथा गुण युक्त जनशक्ति पर आधारित 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसके बारे में इस निबंध या जो आर्टिकल है, ये जो डॉक्यूमेंट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम उन 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। कलाम ने इनमें जो प्लान बताया है इस डॉक्यूमेंट में, वो इस प्रकार से है दैट ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन इनटू ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2020। आज हालांकि हम 2021 में प्रवेश हम कर चुके हैं। ये उस समय की बात है जब वी वर इन आवर लेट 90s। 1998 में उनकी ये पुस्तक आई थी इंडिया 2020। उसमें डिटेल में उनका पूरा ये विजन लिखा गया है और उसमें उन्होंने ये एक विजन रखा। विजन मीन्स एक परिकल्पना की कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाए और वो किस प्रकार से होगा। इसमें 5 एरियाज इन कॉम्बिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन इंडियाज कोर कॉम्पिटेंस, कि भारत की जो मेन मुख्य जो क्षमता है उस पर, और नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, एंड टैलेंटेड मैन पावर, और जो हमारे पास गुणवत्ता से परिपूर्ण जो मैन पावर है, मानव शक्ति है, इनको इंटीग्रेटेड एक्शन मिलजुल कर काम कैसे करें, ये इस 5 एरियाज उन्होंने चिन्हित किए ताकि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी दर बढ़ाई जाए एंड और इस प्रकार से रियलाइज द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। जो भारत, विकसित भारत का जो विजन है, जो कल्पना है, परिकल्पना है, उसे रियलाइज किया जाए, उसे साकार रूप दिया जाए। तो इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम 2020 तक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देयर इज अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड विजनरीज ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस टू सोसाइटी, VOISS। ये एक ग्रुप बना हुआ है उनके इस विजन 2020 को प्रमोट करने के उद्देश्य से। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेज है, इट नेम्स इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज लेट्स कंप्लीट हिज विजन 2020। आप इसे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, लेट्स कंप्लीट हिज विजन 2020, एंड the aim of this organization is to promote his vision 2020। उनकी डेथ के बाद में उनके विजन को कंप्लीट करना, उनके विजन को प्रमोट करना, ये इस ग्रुप का उद्देश्य है। Let us start our chapter Vision for 2020। Vision means a picture in your imagination, कल्पना में बना हुआ चित्र, मानसिक प्रतिबिंब, यानी इसे हम परिकल्पना कह सकते हैं कि भारत की 2020 में जो उन्होंने परिकल्पना की थी कि 2020 तक कैसा होना चाहिए भारत, ये वो विजन है, वो परिकल्पना है। When the India Today conclave posed the question, India tomorrow, global giant or pygmy, I recalled an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit there। Conclave means सम्मेलन या एक बहुत बड़ी बैठक, and global giant, giant means great in size, विशालता,
ग्लोबल जायंट्स यहाँ पे मतलब वैश्विक विशालता, और पिग्मी मीन्स छोटा साइज, लघु या बोना। सो कि जब इंडिया टुडे नाम की एक मासिक पत्रिका है जो जिसके बारे में आप जानते होंगे, कि जब मासिक पत्रिका इंडिया टुडे के द्वारा आयोजित सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया, प्रश्न उठाना, पोज द क्वेश्चन, इंडिया टुमारो, भविष्य का भारत, कल का भारत, ग्लोबल जायंट और पिग्मी, एक वैश्विक विशालता या फिर लघुता। जब ये क्वेश्चन किया गया, टॉपिक था इंडिया टुमारो, ग्लोबल जायंट और पिग्मी, मींस कल का भारत विश्व में एक विशाल तरीके से प्रस्तुत रहेगा या एक लघु तरीके से, एक जायंट रहेगा या पिग्मी रहेगा। तो I recalled an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit. तो मुझे एक घटना याद आई जो कि मेरी रिसेंटली हाल ही की नागालैंड यात्रा के दौरान विद्यार्थियों के साथ एक मीटिंग में हुई, घटी थी। वो घटना क्या थी? A class 5th student asked me, I would like to live in a happy, prosperous, peaceful and safe India. उस 5th क्लास के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैं एक हैप्पी, प्रसन्न, प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध, पीसफुल एंड सेफ इंडिया, शांत और सुरक्षित भारत में रहना चाहता हूँ। 5th क्लास के बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कि मैं एक ऐसे भारत में रहना चाहता हूँ जहाँ के लोग प्रसन्न हो, समृद्धिशाली हो, जहाँ शांति हो और सुरक्षा हो। Tell me, what will you do, Mr. President? Also tell me what I should do for that. उस बच्चे ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, कृपया कृपया मुझे बताइए कि आप इसके लिए क्या करेंगे, और यह भी बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। During my interaction with school children of 17 states and 3 union territories which I have visited, a series of similar questions was raised. During my interactions means reciprocal influence or reciprocal activity, परस्पर क्रिया या परस्पर प्रभाव, कि मेरी जो 17 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के दौरान जो मेरी यात्राएं हुई थी, वहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से इंटरेक्शंस हुए थे, बातें हुई थी, उसके दौरान जो स्कूल के बच्चे थे, उनसे इसी प्रकार की प्रश्नों की श्रृंखला मेरे सामने प्रस्तुत की गई, कि ज़्यादातर बच्चों का सवाल यही होते थे जो उस 5th क्लास के बच्चे ने, नागालैंड के बच्चे ने मुझसे पूछे, कि भारत को हैप्पी, प्रॉस्परस, पीसफुल और सेफ किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए प्रेसिडेंट आप क्या करेंगे और इसके लिए मुझे क्या करना है, आम जनता को उसके लिए क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के सवाल 17 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर मैं बच्चों से मिला, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पुट किए गए।